केंद्र लाई यूपीएस, क्या खत्म होगा ओपीएस? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि यूपीएस रखा गया है इसका नाम। ये स्कीम में एनपीएस की जगह लेगी। हालांकि जो कर्मचारी एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं वो यूपीएस को नहीं चुन सकते हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पेंशन की नई योजना 1 अप्रैल 2025 यानी कि अगले साल से शुरू होने जा रही है। लेकिन अब इसे लेकर विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रही है और यह कहा जा रहा है कि एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। विपक्ष के दबाव में आकर बीजेपी ये स्कीम लेकर आई है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक खास रिपोर्ट। नई पेंशन स्कीम को मंजूरी, कौन बना रहा है दूरी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। केंद्र का बड़ा फैसला, 23 लाख लोगों को फायदा। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस पर तकरार, विपक्ष का प्रहार। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। 25 साल जरूरी, मिलेगी पेंशन पूरी। दस साल में भी पेंशन, विपक्ष को चुनावी टेंशन। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। यूपीएस के 5 पिलर, स्कीम सेलेक्ट का ऑप्शन रहेगा। कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। राज्य भी अपनाएंगे यूपीएस, खत्म होगा ओपीएस। इस पेंशन स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से जानकारी दी है। उसको सुनते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा। कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। वहीं इस स्कीम को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है।
सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी, 50% एश्योर्ड स्कीम होगी, क्या मतलब है इन बातों का? और देखिए, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले तो आपको पैनल में कई ऐसे लोग भी हैं जो हमें ये समझाएंगे, अगर आपको यूपीएस एनपीएस से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है, कई तरह के सवाल, कई इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ यश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट रवि शुक्ला जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं रवि शुक्ला जी आपसे समझना चाहूंगी, ये जो यूपीएस है, एनपीएस है, इसमें क्या डिफरेंस है? और क्योंकि ये उन तमाम लोगों पर छोड़ा गया है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको यूपीएस चाहिए या फिर आपको एनपीएस चाहिए, किसको किससे ज्यादा बेनिफिट होगा? नमस्कार कंचन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न से काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो 2004 में जब ओपीएस को हटा करके एनपीएस इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके पीछे मेजर जो मोटिव था, जो ध्यान में आता है, वो ये था कि सरकार के ऊपर जो बोझ है आर्थिक, वो थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि ओपीएस में हमने साफ साफ देखा था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं था और लास्ट सैलरी जो आप ड्रॉ करते हैं उसका 50% आपको एज अ पेंशन मिलेगा। लेकिन एनपीएस में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई कि अब इसको थोड़ा एक तरह से कंट्रीब्यूटरी स्कीम बनाया गया कि कुछ पार्ट इसमें अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे और कुछ पार्ट गवर्नमेंट करेगी, जो कि उस टाइम पे 10-10% का था। फिर 2019 यानी कि रवि शुक्ला जी, जो किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, पहले ये डिडक्शन उसी से होता था एंड कुछ गवर्नमेंट कर रही होती थी, राइट? ओके, एग्जैक्टली। तो अब इसके बाद एनपीएस में ये प्रोविजन आया कि 10% एम्प्लॉय एंड 10% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी आपके पेंशन के लिए, जिसको 2019 में 14% किया गया। अब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% हुआ। अब अब ये नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसमें जो मेजर चेंज हुआ है, वैसे तो कुछ 5 पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं वो तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन जो मेजर जो डिफरेंस है, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को इंटैक्ट रखा गया है 10%, और जो 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ा के 18.5% किया गया है, जो कि एक बहुत मेजर चेंज है अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो। अब इसमें कंपैरिजन अगर करें तो और भी चेंजेस हैं, क्योंकि आपको एनपीएस में आपके जो कॉर्पस है उसको कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट किया जा रहा था स्टॉक मार्केट में। एक डेडिकेटेड स्टॉक फंड मैनेजर बैठते थे, वो आपके पूरे कॉर्पस को वहां पे इन्वेस्ट करते थे। तो एक मार्केट का रिस्क भी आपके साथ, आपके कॉर्पस के साथ एसोसिएट हो रहा था। रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी होता है, हम समझते हैं, लेकिन एक रिस्क फिर भी वहां पे था। अब यहाँ पे क्या किया है कि एक डेडिकेटेड और कंफर्म्ड एश्योर्ड पेंशन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है, जो हमने कल देखा कि आपके लास्ट ईयर, जो आपकी सर्विस का लास्ट ईयर है, और आपने 25 ईयर्स अगर सर्विस कर ली है और लास्ट ईयर आपके जो 12 मंथ्स का बेसिक पे का जो एवरेज है, उसको 50% उसका वो फिक्स्ड आपकी पेंशन बनेगी। और उसके साथ साथ आपको अलग जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे वो यहाँ रहेंगे ही, जिसमें 18.5% जो मेजर मैंने आपको बात बताई ये है। तो इसमें जैसे कल अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा कि इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्ट करने का एनपीएस और ओपीएस में, बट क्योंकि ओपीएस एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्कीम है तो डेफिनेटली इसको सब चूज करेंगे और इसका बेनिफिट सब उठाएंगे। ठीक है, तो मतलब सरकार के इस कदम को राज्यों को भी बोला गया है कि अगर राज्य डेडिकेटेड है तो वो भी यूपीएस की जो स्कीम है उसको ऑफर कर सकते हैं। यश श्रीवास्तव जी, कैसी लगी आपको इस स्कीम? क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से लगातार पेंशन को लेकर कई बार बैठकें की गई थी, बातें चर्चा की जा रही थी, और ये जो नई पेंशन स्कीम सामने लेकर आई है जिसमें कई सारे डाइवर्जन्स किए गए हैं, जहां गवर्नमेंट का रोल 18% पर आ जाता है, तो इसकी तो सराहना हर जगह हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी का और मैं आपका भी टेक समझना चाहती हूँ। देखिए, यदि ये कर्मचारियों को उनके अधिकार देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे इन्होंने अभी हाल ही में महिला आरक्षण किया था और उसमें नीचे एक फुटनोट डाल के उसको आगे के लिए टाल दिया था, वैसे ही इसमें भी इन्होंने डाल दिया है कि 25 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए। यानी बात
2029 तक तो गई। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में ये नियम है कि 20 साल की सर्विस के बाद आप पेंशन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन इन्होंने 5 साल आगे बढ़ा दिए। तो ये पूरा ये जो इन्होंने कल, अब जैसे हमें तो अश्विनी वैष्णव जी की किसी भी बात पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। वो कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं हैं, खैर जाने देते हैं रेल दुर्घटनाओं को। लेकिन पेंशन के मामले में अब आप कह रहे हैं कि 25 साल की न्यूनतम सर्विस होनी चाहिए, यानी आज यदि कोई वीआरएस ले लेता है अपनी सर्विस से तो उसको ये नहीं मिलेगी, उसको फिर वही न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में जूझना पड़ेगा। और ये इन्होंने लागू कब की है? जब इनके सारे दूसरे मुद्दे फेल हो गए। इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा चलाया, तब इन्हें न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम याद नहीं आई। जब दूसरे विपक्षी राज्यों ने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, तब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आते, तब क्यों नहीं लाए? और हमने तो कोई शर्त नहीं रखी ओल्ड पेंशन स्कीम में कि आप 20 साल की बजाय 25 साल 30 साल की सर्विस कीजिए। सीधी सी बात है कि किसी भी योजना को आकर्षक बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको लागू आप कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए तो यश आप जी, ये इस जो बात 5 को साल का सुनकर लैग अच्छा ले रहे हैं। लगा कि कहीं ना कहीं आप ये मानते तो हो कि यूपीएस आकर्षित स्कीम है जिससे नहीं लोग नहीं नहीं, आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहती हूँ मैं इशू, मैं आऊंगी आपके नहीं, पास। मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मैं ये आलोक कह वत्स रहा जी, हूँ कि मैं आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सर, तमाम पॉलिटिकल चीजों को एनालाइज करते आए हैं आप, इस स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन तमाम पेंशन होल्डर्स के लिए ये स्कीम ला सकता है? क्योंकि इस बात का भी ऑप्शन दिया गया है कि वो एक इंडिविजुअल की राइट पर डिपेंड करता है कि वो एनपीएस देना ऑप्ट आउट करना चाहते हैं या फिर वो यूपीएस ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। आपने मेरे से पूछा है? हाँ जी आलोक जी। देखिए कंचन जी, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, ये लगभग जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम था उसी के जैसा ही है। थोड़ा बहुत तब्दीलियां इसमें हुई है कि 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी इनको मिलेगा एज लाइफ लॉन्ग मंथली बेनिफिट। और जो एनपीएस के मुकाबले ठीक कहा रवि जी ने कि लोग यूपीएस को ही अडॉप्ट करना पसंद करेंगे। ये 21 साल पुराना जो सिविल सर्विस पेंशन था उसको थोड़ा रिवर्स करके लाया गया है, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का की पार्ट का, वो उसको भी बढ़ाया गया है। तो मेरे समझ से ये एक अच्छा स्कीम है और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। और जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस पर भी ये उसका 50% मिलने की प्रावधान है इसमें। तो सेंटर तो इसको लागू कर ही चुका है, जहां पर 23-24 लाख आदमी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ इस तरीके के स्कीम को लागू करें, तो राज्य सरकार के भी लोगों को जो वहां पर इस स्कीम में हैं उनको भी इसका फायदा मिले। अभी उनको इसका फायदा इस लेवल पे नहीं मिल रहा है। अच्छा और रवि, ठीक है रवि जी, कंट्रीब्यूशन बढ़ने से राशि भी बढ़ जाएगी। 14.8 से 18.5 कर दिया है। यस, इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा उनको डेफिनेटली। अच्छा रवि जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो सवाल इसको लेकर कर रहे हैं, आपकी एडवाइस उनको क्या रहेगी? क्या उनको ओल्ड स्कीम को ही ऑप्ट करना चाहिए? और अगर वो नई स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेटबैक सेट कर सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पेंशन होल्ड करते हैं? जी, मैं इसमें बस पहले एक टेक्निकल बात मेरे को पैनलिस्ट ने बोली थी, उसको थोड़ा सा बस ठीक करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि जैसे अभी बताया कि जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्लियर किया गया कि जो 2004 1 अप्रैल 2004 के बाद जो न्यू पेंशन स्कीम में जिन्होंने ज्वाइनिंग की है उसके तहत, और 31 मार्च 2025 तक इस बीच में जो भी रिटायर होंगे उनको इस पूरी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा विद एरियर एंड विद इंटरेस्ट। तो ये एक थोड़ा टेक्निकल मेरे को इसमें जोड़ना था। दूसरा, आपने बताया कि इसमें जो सैलरी वाले जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको इसमें क्या चुनना चाहिए। तो देखिए, कल जो बातें आई सामने वो डेफिनेटली ल्यूक्रेटिव हैं, जैसे सर ने भी बताया। तो उसमें क्या है कि एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आया है जो मैंने बताया कि 18.5 गवर्नमेंट ऐड कर रही है अलॉन्ग विद दैट, जिसमें आपके 60% आपकी जो पेंशन का है वो आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा आफ्टर डिमाइस।
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो आपकी सैलरी का इंडेक्सेशन हो रहा है, इंडेक्सेशन, जिसकी वजह से वो अप्रिशिएट होगी इन कंपैरिजन टू द जो इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये वैसे, क्योंकि मैं एक चीज बड़ी मैंने शुरू में भी बोली कि ओल्ड पेंशन स्कीम से इसको हम कंपेयर एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जितने बेनिफिट उसमें थे मॉनेटरी टर्म्स में वो इतने नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लार्जर पिक्चर पे देखें, देश का जो धन है, अगर उसको उस दृष्टि से देखें तो ठीक है, इसको उस दृष्टि से ये ठीक है। अगर हम पर्सनल बेनिफिट्स देखेंगे, सिर्फ पर्सनल सोचेंगे, तो ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इन दोनों की बात करें, एनपीएस और ओपीएस में, तो ओपीएस ज्यादा ठीक है, इसी को चुनना चाहिए मेरी दृष्टि में। ठीक है। अच्छा यश जी, क्योंकि देखिए तमाम तरह की टिप्पणियां इस पूरे स्कीम को लेकर हो रही है, कई तरह के स्टेटमेंट भी स्कीम को लेकर सामने आ रहे हैं। राशिद अल्वी का भी बयान हमने सुना था, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये स्कीम लाने में सरकार को बहुत देरी हो गई है। वही कह रहा था, देखिए किसी भी स्कीम को ये बताना कि देखो बहुत अच्छी आकर्षक स्कीम है बड़ा आसान है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि ओपीएस में यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार को कर्मचारियों से कोई भी योगदान नहीं चाहिए था। निश्चित रूप से कर्मचारी जो काम करते हैं उससे सरकार को जो फायदा होता है उसकी एवज में तनख्वाह दी जाती है, और उसी के लिए पेंशन एक तरह का अश्योरेंस है कि आपकी सर्विस पूरी होने के बाद भी आप सिक्योर रहेंगे। लेकिन अब ओल्ड पेंशन स्कीम से आपने जब न्यू पेंशन स्कीम करी तो आपने कहा कि कर्मचारी अपना देख ले भैया, वो खुद निवेश करें, खुद अपनी पेंशन बना ले। एक तरह से बात यही। अब आप इसमें भी कर्मचारियों से 10% तो ले ही रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से आप इसको लागू करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया 25 साल की सर्विस इसमें कम से कम चाहिए है। तो ये बहुत सारे तरीकों से इन्होंने कर्मचारी भी कम कर लिए हैं और अपना समय भी बढ़ा लिया है। अब 5 साल बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आप कह रही थी मुझसे कि मैं कम से कम ये तो मानता हूं, तो देखिए अभी बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं, खुद सरकार भी, कि एनपीएस से अच्छी है यूपीएस, यानी एनपीएस खराब थी और आप किसी की नहीं सुन रहे थे। जब विपक्ष ओपीएस लागू कर रहा था तो आप विपक्ष की सरकारें गिराने में लगे हुए थे। अभी भी समय जो इसमें दिख रहा है, 5 साल का जो ये गैप है, ये बहुत मायने रखता है। और आप इसको लागू भी 1 अप्रैल 2025 से करेंगे तो इस समय जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनका भी भविष्य अधर में है। उनको कौन सी वाली स्कीम मिलेगी अभी नहीं कह सकते। और इसमें वित्त विभाग समीक्षा कर रहा है, समीक्षा करेगा। 3 साल बाद इसको डियरनेस अलाउंस बढ़ना चाहिए, डीए तो है ही नहीं, डीआर है, ये होना चाहिए कि नहीं, ये भी समीक्षा होगी। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, फाइन प्रिंट वाली डिटेल्स हैं, जिसको हमको देखना पड़ेगा। और इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक का, उससे हमें विश्वास करना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो ये तो आप भी मानेंगी कि इनकी तमाम योजनाओं की तरह इसमें भी बहुत सारी जगह दिख रही है जहां ये बच के निकल जाएंगे आगे और बोल देंगे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। तो अभी जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है आलोक वत्स जी, जहां एक तरफ हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में लोगों को क्लैरिटी दे रहे हैं, नई में क्या कुछ ऐड हुआ है इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार का इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, ये सरकार दबाव में आके कर रही है, ये विपक्ष लगातार पेंशन की मांग उठा रहा था इसीलिए सरकार ने कदम उठाया है। और ग्रेच्युटी में नुकसान है इसमें कंचन जी। देखिए, इसमें विपक्ष तो कुछ भी गवर्नमेंट करेगी तो उसके साथ नहीं खड़ा होगा, कुछ न कुछ उसमें खामियां और त्रुटि निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें कवर की गई हैं। इसमें पीरियोडिक डियरनेस रिलीफ भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन ट्रेंड। 60% मौत के बाद उनके फैमिली को वो पेंशन जारी रहेगा। और जो ग्रेच्युटी और जिस समय रिटायर होंगे उस समय जो इनको एक सुपर एन्युएशन पर जो लमसम अमाउंट है वो भी मिलेगा। तो इसमें काफी चीजों में की रिलीफ दी गई है। और मैं समझता हूं एक फुल प्रूफ प्लान यूपीएस ने प्रेजेंट किया है वर्किंग स्टाफ के लिए। और इसको अगर कांग्रेस को ये अच्छा लगे तो ये अपने राज्यों में भी उसको लागू करे तो बेहतर होगा। वहां तो इनको करने से कोई रोक नहीं रहा है। इससे भी बेहतर करके कुछ दे अपने यहाँ, अगर इनको लगता है कि इसमें और कुछ कमी रह गई है तो इससे भी ज्यादा कुछ बेहतर जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां क्या आप स्कीम को लेकर आएंगे? और आलोक जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप इससे भी बेहतर तरीके से करके दिखाइए लागू। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम इससे बेहतर है,
ग्रेचुटी में 3 लाख के करीब का नुकसान है यदि 50,000 की तनख्वाह वाला अपने जीवन काल की राशि इकट्ठी करके जो ग्रेचुटी होती है यदि वो निकालते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से करीब 12.5 लाख रुपए बनता है, नहीं 12,37,000 रुपए बनता है। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से 9,37,000 बनता है, तो 3 लाख का नुकसान है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने वालों को। तो ये मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी फाइन प्रिंट वाली बातें हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारियों से अलग से कोई भी हिस्सा नहीं मांगती है, ये अभी भी 10% मांग रहे हैं। तो कर्मचारी टैक्स भी देता है, दुनिया भर की जगहों पे इनके जीएसटी, सेस, ये वो सब देता है। एक गाड़ी खरीदता है तो 2 गाड़ी की कीमत चुकाता है, और उसके बाद इन्हें पेंशन में भी योगदान चाहिए, जबकि ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल में अखबार में छापते हैं कि हमने कलेक्शन इतना कर लिया है इनकम टैक्स से, पेट्रोल से, जीएसटी से, और वो पैसा सरकार जनता को नहीं दे पा रही है। कर्मचारियों को पेंशन में भी इनको कर्मचारियों से योगदान चाहिए, और वो भी तब जब न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करते करते कई साल हो गए हैं, क्योंकि इनकी नीतियां न्यू पेंशन स्कीम में भी फेरबदल करके कर्मचारियों को कुछ भी देने की नहीं। ठीक है। अच्छा रवि जी, ग्रेचुटी को लेकर एक तो यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी दीजिएगा। क्या न्यू इस यूपीएस की अगर बात की जाए तो क्या इसमें ग्रेचुटी का प्राइस कम हो रहा है? और ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट मंथ की सैलरी जो भी पेंशन होल्डर विड्रॉ कर रहा है उसका 50% पेंशन में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्या, क्योंकि आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि महंगाई के साथ साथ उसको भी देखा जाएगा, तो क्या जो पेंशन का अमाउंट है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ेगा? जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। इसमें तभी इंडेक्सेशन का ऑप्शन आया है। तो ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो एक ये अपना डिपार्टमेंट है, ये इसको देखता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसको अप्रिशिएट करेगा सारी चीज़ों को, और वो हमारी पेंशन में रिफ्लेक्ट होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कई अभी जो थोड़ी देर से डिस्कशन चल रहा है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के काफ़ी एग्रेशन है कि वो आना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि ओल्ड जो एनपीएस आया, ओल्ड पेंशन स्कीम को रोक करके एनपीएस जो आया, वो यूपीए 1 में बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में ही आ गया था। तो वो 10 साल उनके यूपीए 1 एंड यूपीए 2 में रहा। फिर उसके बाद इस करंट गवर्नमेंट में करीब वो 10 साल से है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम बाहर कुछ भी बात करें, लेकिन गवर्नमेंट्स को, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं हमारे, वो उनको कुछ लगता होगा, इसी वजह से वो इंटैक्ट रहा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी की स्थिति है उसको ये देख करके लगा कि उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जरूरी है, और उसको थोड़ा सा हमें टैकल डाउन इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये मैं यूपीएस की बात करूंगा, ये थोड़ा सा ओपीएस की तरफ जाने का मुझे लगता है एक रास्ता है। उस तरफ हम कुछ कदम हम बढ़े हैं, क्योंकि जो इतने लंबे टाइम से मूवमेंट चल रहे थे, जो लोग उस पर डिमांड कर रहे थे, शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। और रही बात ग्रेचुटी की, तो ग्रेचुटी का फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बताया कि एवरी 6 मंथ्स में जो हमारी 1/10 सैलरी बनती है, उसको जोड़ करके फिर ये इसका टोटल बनेगा। तो डेफिनेटली ओपीएस को यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो जस्टिफाइड कंपैरिजन होगा वो एनपीएस के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो करंट स्कीम चल रही है। तो एनपीएस के कंपैरिजन में मैं फिर वही कहूंगा कि सभी एम्प्लॉयज यूपीएस को यूनानिमसली ही चुनेंगे, क्योंकि वो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि एनपीएस में जो हमारा एक मेजर कॉर्पस, जिसको कोई भी अच्छा रवि जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं ये सवाल आपसे लेना चाहती हूँ उन तमाम प्राइवेट सेक्टर वालों की तरफ से जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको पेंशन मिलता है। क्या पेंशन का देश की इकोनॉमी पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो इस बात से बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उनका पेंशन का क्या सिस्टम बहुत डिफरेंट है एज दैट ऑफ गवर्नमेंट। जी जी, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये कल से मैं भी देख रहा हूँ कि ये बात बड़ी प्रोमिनेंटली चल रही है। तो एक तो गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट का पक्ष है, प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कहा है कि देश को चलाने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा योगदान है, जो कई बार अनसंग रह जाता है थोड़ा सा। तो उसमें उनके कार्य को, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसके बेसिस पे ये रिवॉर्ड एक तरह से है जो वो डिजर्व करते हैं। अब दूसरी बात आती है प्राइवेट सेक्टर, जो एक ये बात कह रहा है, उनका भी इमोशन, उनका भी इसमें जो भी भाव है वो रिस्पेक्टेबल है। लेकिन हमें फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की वर्किंग और प्राइवेट सेक्टर की जो कोर फिलॉसफी है वर्किंग की, वो दोनों डिफरेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। तो इस तरह से हम दोनों की कार्यप्रणाली का जो अंतर है, वो हम सिर्फ एक सैलरी और पेंशन के माध्यम से नहीं उसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। दोनों में अंतर है।
और क्योंकि सैलरीज में भी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज अलग होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज अलग हैं, उसी तरह पेंशन स्कीम्स भी हैं, तो ये दोनों में अंतर है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए यूपीएस को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। आई होप इस चर्चा को सुनकर कई ज्यादा क्लैरिटी आपको मिली होगी। सरकार की तरफ से ये स्कीम जो है अगले साल 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।